शुरुआत करते हैं हमारे प्राइम बुलेटिन की, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे हर एक प्राइम खबर। आज आपको बताएंगे कि दंगाइयों के पोस्टर मामले में सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटके के बाद सुप्रीम कोर्ट से क्या सरकार को राहत मिलेगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के सुनाए गए फैसले पर ही मुहर लगाकर सरकार को झटका देगा। इसके अलावा नोएडा की तरह ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में जमीन आवंटन में गड़बड़ी को लेकर सीएजी की क्या रिपोर्ट सामने आई है, इन दोनों ही खबरों के बारे में हम हमारे संवाददाता से पूरी बारीकी से जितने भी डिटेल है पहुंचाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं कुछ और खबरों से, और शुरुआत करेंगे गाजियाबाद से। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक व्यक्ति की ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। यहाँ के शास्त्री नगर कॉलोनी में युवक करीब 2 घंटे तक तांडव करता रहा और बीच बीच में फायरिंग भी करता रहा। युवक का ये पूरा कारनामा पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हालांकि पुलिस के मुताबिक अभी तक उसे इस वारदात की जानकारी नहीं है। मीडिया के जरिए पुलिस को इस वारदात की जानकारी लगी है, लेकिन ये शख्स, आप तस्वीरों में देखिए, तस्वीरें एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। शास्त्री नगर कॉलोनी में ये युवक 2 घंटे तक कुछ ऐसे ही फायरिंग करता रहा। देखिए, वहां पर बैठा हुआ था, बीच बीच में फायर करता रहा, फिर शांत था। इसके साथ एक और शख्स नजर आ रहा है और सीसीटीवी कैमरे की जद में कुछ देर बैठा रहा। उसके बाद खड़े होकर देखिए, इस सड़क पर जाता, फायरिंग करता, और पुलिस कह रही है कि उसे कोई जानकारी ही नहीं है इस बाबत अभी। अब मीडिया के जरिए पुलिस को ये जानकारी लगी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो खुलेआम फायरिंग कर दहशत फैलाने से नहीं चूक रहे हैं। मामला कटघर कोतवाली इलाके की पीतल नगरी कॉलोनी का है, जहां पर एक गाय को पत्थर मारने वाले दबंगों को एक युवक का मना करना उस पर भारी पड़ गया, क्योंकि दबंग अपने कई साथियों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और युवक के कनपट्टी पर रिवॉल्वर सटाकर फायर कर दिया। युवक ने किसी तरह से हाथ मारकर अपनी जान को बचाया, लेकिन उसके बाद दबंग युवकों ने कई राउंड फायर यहां पर किया, इलाके में दहशत फैला दी। लोगों ने इधर उधर भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप नीले रंग के जैकेट पहने हुए शख्स को देखेंगे, ये देखिए, अब फिर पहले लड़ता है, उसके बाद किनारे पर जाकर ये फायर करता है। अब आपको मेरठ पुलिस का एक अनोखा डांस दिखाते हैं। होली के मौके पर पुलिस वालों ने साड़ी वाला डांस किया। जी हाँ, साड़ी वाला डांस। इन पुलिस वालों पर होली का हुड़दंग ऐसा चढ़ा कि पुलिसकर्मी सब कुछ भूलकर मस्ती के रंग में रंगे नजर आए। अब खाकीधारियों के डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। थाना लाल कुर्ती में पुलिस वालों ने होली की पार्टी आयोजित की थी, जिसमें वो गानों पर जमकर थिरके। दरअसल जब आम लोगों ने होली मनाई तब सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर तैनात थे, लेकिन आम आदमी की जब होली खत्म होगी उसके अगले दिन, यानी कि कल की अगर हम बात करें, तो कल पुलिस वालों ने होली मनाई थी और उसमें ये साड़ी वाला डांस मेरठ में देखने को मिला। तो सारे पुलिसकर्मी झूमते हुए दिख रहे हैं। शामली के एसपी विनीत जायसवाल के डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एसपी शामली सपना चौधरी के गाने पर जमकर नाच रहे हैं। बताया जा रहा है कि होली के मद्देनजर शामली पुलिस ऑफिस पर होली मिलन समारोह रखा गया था, जहां पर जिले के कई इंस्पेक्टर, दारोगा और पुलिसकर्मी भी मौजूद थे और सभी अपने अंदाज में होली खेल रहे थे। समारोह में शामली एसपी भी शामिल हुए और पुलिसकर्मियों के साथ जमकर डांस किया। एसपी के डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है।
तो उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने होली मनाई। प्रयागराज का रुख कर रहे हैं, जहां पर हुरियारों के दो गुट आपस में भिड़ गए। हुरियारों के दो गुटों के बीच में जमकर मारपीट हुई और होली के डांस को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। मारपीट में 5 लोगों को चोटियां आई हैं और पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इलाके में उसके बाद से डीजे बजाने पर रोक लगा दी गई, क्योंकि डांस को लेकर ही यह विवाद शुरू हुआ। दो गुटों के बीच में मारपीट हुई। चौक इलाके के लोकनाथ की यह घटना है, जहां पर ये दोनों के दोनों गुट हुरियारे थे, होली खेल रहे थे, आपस में होली खेल रहे थे। लेकिन इस बीच में शुरू हो गया इनके बीच में विवाद, मारपीट तक बात जा पहुंची और उसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। हरदोई में एक युवक का पैर फिसलने से वो गहरे कुएं में जा गिरा, जिससे हड़कंप मच गया। बाद में लोगों ने उसे निकालने के लिए रेस्क्यू भी किया, जिसमें करीब 4 घंटे का वक्त लगा और 4 घंटे के बाद उन्हें कामयाबी मिल सकी। बेलग्राम कोतवाली इलाके के राहुला गांव की यह घटना है, जहां पर एक शख्स गहरे कुएं में जा गिरा। पैर फिसलने की वजह से बताया जा रहा है कि वह कुएं में जा गिरा और उसके बाद हड़कंप मच गया। लोगों की भीड़ वहां पर जुट गई। लोगों ने कोशिश की उसको बाहर निकालने की, लेकिन काफी वक्त लग गया। फिर लोगों ने रस्सियां इकट्ठा की, रस्सी से एक विशेष तरह की चीज बनाई जिससे उसको बाहर निकाला जा सके। उसके 4 घंटे के बाद उसको बाहर निकाला जा सका। एक विशिष्ट जाली बनाई गई और पैर फिसलने की वजह से ये शख्स गहरे कुएं में, चूंकि कुएं की गहराई बहुत ज्यादा थी और चौड़ाई बहुत कम थी, इस वजह से रेस्क्यू में काफी परेशानी हुई। यूपी में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने वालों के लखनऊ के सड़कों पर पोस्टर लगाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है याचिका दाखिल करके सड़क से पोस्टर हटाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई होगी। दरअसल 3 दिन पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने CAA के प्रदर्शन के दौरान हिंसा के आरोपियों का पोस्टर हटाने का आदेश दिया था। लखनऊ के अलग अलग चौराहों पर वसूली के लिए 57 कथित प्रदर्शनकारियों के 100 पोस्टर्स लगाए गए थे। इस मामले में आज सुबह 10 बजे सुप्रीम अदालत में सुनवाई होगी। तो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है योगी सरकार। योगी सरकार यानी कि इस मामले में अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि तस्वीरें हटाओ, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचे हैं। उधर CAA हिंसा में सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार ने शहर भर में आरोपियों के होर्डिंग्स लगवाए थे। तो सरकार के इस कदम को वरिष्ठ अधिवक्ता और कानून के जानकार जफरयाब जिलानी ने हठ धर्मिता करार दिया है। उन्होंने कहा कि हर किसी का अधिकार होता है कि वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, लेकिन योगी सरकार का ये कदम हठ धर्मिता को दर्शाता है। और सरकार चूंकि हर धर्मी पर कायम है, लिहाजा वो अपने गलत कार्रवाई को भी सही बनाना चाहती है। हाईकोर्ट ने उससे साफ कहा कि भाई कोई कानून है तो बता दीजिए, तो हाईकोर्ट को कोई कानून दिखा नहीं सके। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट में भी कानून कहाँ से बना देंगे? तो अच्छा है सुप्रीम कोर्ट जाए। सुप्रीम कोर्ट की अगर इस ऑर्डर पर मुहर लग जाएगी तो पूरे देश में बाइंडिंग हो जाएगा। यहाँ पर अभी तो यूपी का ऑर्डर है तो यूपी पर बाइंडिंग है, तो इसलिए कोई हर्ज नहीं को जाने दीजिए सुप्रीम कोर्ट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े। अविनाश तिवारी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, जो बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कब कौन सी बेंच इस पर सुनवाई करेगी, कौन इसमें जो है अपनी दलीलें रखेगा। तो दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़े अनुभव शुक्ला लखनऊ से, उनसे हम जानेंगे कि इस पूरे के पूरे खबर पर जो राजनीतिक हलचल है, जो सियासी मायने हैं, वो क्या कुछ है, योगी सरकार क्या कुछ कदम उठा सकती है, क्या कुछ सोच रही है। सबसे पहले अविनाश का ही रुख करेंगे। अविनाश, 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सुनवाई इस पर शुरू होगी, कौन सी बेंच में ये मामला गया है और कौन योगी सरकार की तरफ से दलील रखेगा वहां?
देखिए राजीव, सुनवाई 10:30 बजे के करीब होगी और योगी सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपना पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर सुनवाई करेगा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 16 मार्च तक का समय दिया उत्तर प्रदेश सरकार को कि सभी पोस्टर हटा देने चाहिए, आर्टिकल 21 का उल्लंघन बताया है। इसी के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है उत्तर प्रदेश सरकार और 10:30 बजे जब सुनवाई होगी तो केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखेंगे और बताएंगे किस तरीके से जो दंगे हुए हैं लखनऊ के अंदर, उसमें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है और जो पोस्टर लगाया गया है वो दंगाइयों को बेनकाब करने के लिए लगाया गया है। इस तरीके से पक्ष उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रखा जाएगा। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर क्या कुछ कहता है। बाकी ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो सॉलिसिटर पक्ष रखेंगे और योगी सरकार के पक्ष में वो बातें वहां पर रखने वाले। अनुभव, मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी गए थे, वहाँ पर भी जो अधिवक्ता है सरकार के उन्होंने पक्ष रखा था। सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें रखी जा सकती हैं? देखिए राजीव, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 मार्च को इस तरह के बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लखनऊ के सभी जो प्रमुख चौराहे हैं वहाँ पर लगा दिए जाते हैं और ये तब लगाए जाते हैं जब लखनऊ की ज़िला अदालत फैसला सुनाती है कि ये 57 जो है ये उपद्रव के दोषी हैं और इनसे जुर्माना वसूला जाएगा, या तो व्यक्तिगत रूप से या फिर सामूहिक रूप से, जिसे हम कह सकते हैं ज्वाइंट या सेवरल लाइबिलिटी। तो उसके बाद ये पोस्टर लगाए गए। फिर हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है, सोमवार को वो फैसला सुनाता है और ये कहता है कि निजता का हनन है, 16 मार्च से पहले ये सारे पोस्टर बैनर हटा लिए जाएं और सरकार के पास 16 मार्च तक इसे कंप्लायंस कराना है क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया। पर एक एसएलपी कल दायर कर दी जाती है। एसएलपी यानी स्पेशल लीव पिटीशन। जब कोई हाईकोर्ट कोई फैसला देता है या फिर हम कहें तो कोई ट्रिब्यूनल कोई फैसला देता है, उसके अगेंस्ट जब हमें एपेक्स कोर्ट में जाना होता है तो वो एसएलपी कहलाती है। सरकार ने वो एसएलपी कल ही दायर कर दी और आज उस पर सुनवाई है। साफ तौर पर यूपी सरकार ने जो ये कार्रवाई की, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था इस तरीके के मामलों में कि जब कोई दंगा हो, कोई उपद्रव हो तो वसूला जो जुर्माना जाए वो उन्हीं दंगाइयों से वसूला जाए। इसी को आधार बनाकर यूपी सरकार ने ये पूरी कार्रवाई की। हाई कोर्ट में सरकार को ये लग रहा है कि उनका जो पक्ष था उसे ठीक तरीके से नहीं सुना गया, उनको पर्याप्त वक्त नहीं दिया गया कि उनकी बात को सुना जाए कि आखिर ये पोस्टर क्यों लगाए हैं। और उन्होंने जो दलील दी थी कि दरअसल ये जो जिला अदालत है उसने जो अपना फैसला सुनाया उसके बाद लगाया है। तो सरकार ने ये फैसला किया जब अदालत हाईकोर्ट ने कहा कि 16 मार्च तक आप हटा दीजिए। एक बैठक हुई और ये तय हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एसएलपी दायर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज अपना पक्ष रखेंगे और साफ तौर पर वो इस बात का हवाला देंगे, हमारे जो सूत्र हैं उनके मुताबिक, कि ये हमने सारी कार्रवाई तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके मुताबिक की है, इसमें कहाँ गलती है। जब जिला अदालत ने अपनी जब फैसला सुनाया उसके बाद हमने पोस्टर बैनर लगाए हैं और कुर्की की कार्रवाई हमें करनी है। तो जब हम कुर्की के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत जगहों पर किस तरह से डुगडुगी बजाई जाती है कि कुर्की होनी है, तो उसी के तहत हमने ये पूरी कार्रवाई की है। तो सरकार को ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में उनके पक्ष को सुना जाएगा और शायद वहां से जो फैसला उनके पक्ष में आएगा। बिल्कुल। अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद और अविनाश, आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ज्यादातर लोगों को इस बारे में जानकारी है नहीं। दरअसल जिला अदालत ने इनको दोषी करार दिया गया और उसके बाद जिला अदालत ने कहा कि वसूली इन लोगों से की जाएगी, ये लोग ही इसकी भरपाई करेंगे। उसके बाद स्वतः संज्ञान लिया जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पर संज्ञान लेते हुए कहता है कि ये निजता का हनन है, आप पोस्टर ऐसे नहीं लगा सकते हैं। अब योगी सरकार इस पर पीछे नहीं हट रही है, इसीलिए एसएलपी लगाए गए हैं, पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। 10:30 बजे के वक्त इस पर सुनवाई होगी। इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। इससे जुड़ी हुई एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पर नोएडा प्राधिकरण में घोटाला हुआ था, अब उसके बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में घोटाला उजागर है। कितना बड़ा घोटाला है, कौन कौन इसके दायरे में, सब बताएंगे छोटे से ब्रेक में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीएजी रिपोर्ट में नोएडा की तरह ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भी जमीन आवंटन में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। शासन और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में जमा की गई ऑडिट रिपोर्ट में 20,000 करोड़ से ज्यादा की जमीन खरीद फरोख्त में गड़बड़ी होने की बात सामने आई है। ऑडिट टीम की रिपोर्ट पर अब प्राधिकरण जवाब तैयार कर रहा है। आपको बता दें कि यह घोटाला साल 2008 से साल 2012 के बीच में हुआ था। वहीं इससे पहले नोएडा प्राधिकरण की सीएजी रिपोर्ट में करीब 30,000 करोड़ की गड़बड़ी सामने आ चुकी है। तो कैग ने ये रिपोर्ट
सामने रखी है जिसमें उजागर हुई है गड़बड़ी। खरीद फरोख्त में, ज़मीन की खरीद फरोख्त में गड़बड़ी की बात सामने आई है। साल 2008 से 2012 के बीच में ये गड़बड़ी हुई है और नोएडा प्राधिकरण में जिस तरह की गड़बड़ी उजागर हुई थी, उसके बाद अब सीएजी ने एक और गड़बड़ी को उजागर किया है। ये गड़बड़ी सामने आई है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में, जो पहले भी सवालों के घेरे में रहा है। और यहाँ पर भी वही ज़मीन खरीद फरोख्त। अब कौन कौन से अधिकारी इसमें शामिल थे, किस तरह से इस गड़बड़ झाले को, इस घोटाले को अंजाम दिया गया, ये तमाम चीज़ें निकल कर आना बाकी हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता बलराम पांडे ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बलराम, सीएजी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें क्या क्या है, कैसे ये घोटाला उजागर हुआ, कितना बड़ा घोटाला है और कैसे घोटालेबाजों ने इस घोटाले को अंजाम दिया? देखिए राजीव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण, ये तीनों प्राधिकरण ऐसे हैं जिन पर समय समय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं इन तीनों प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की, इनके विकास कार्यों का ब्लूप्रिंट तैयार किया और जो परियोजनाएं लटकी हुई थी उनकी रिपोर्ट तलब की थी। और उसके बाद इसमें सीएजी की जो ऑडिट हुई है उससे जो गड़बड़ झाला है वो उजागर होना शुरू हुआ। सबसे पहले सीएजी की जो रिपोर्ट आई है वो आई नोएडा प्राधिकरण की, जिसमें ज़मीन आवंटन से लेकर के परियोजनाओं में धांधली को लेकर के लगभग 30,000 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ। उसके बाद इस घोटाले को स्वयं मुख्यमंत्री जी ने फ्लोर पे कहा कि ऐसी ही उम्मीद ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में भी जताई जा रही है कि वहाँ पर भी गड़बड़ झाला नजर आएगा। और यही हुआ, जब सीएजी ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ऑडिट रिपोर्ट सौंपी है तो उसमें 20,000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला सामने आया है। और ये घोटाला कैसे हुआ ये भी बताऊँगा आपको। दरअसल जो किसानों से ज़मीन ली गई थी वो ली गई थी इंडस्ट्रियल के लिए, यानी उद्योग लगाने के लिए, लेकिन उन ज़मीनों को किसानों से अधिग्रहण तो की गई, लेकिन जैसे ही अधिग्रहण की गई उसके बाद प्राधिकरण ने उनका लैंड यूज चेंज कर दिया और लैंड यूज चेंज करने के बाद उसे बिल्डरों को आवंटित कर दिया और बिल्डरों को देने के बाद उनसे महज 10% का जो धनराशि है वो ली गई, 90% उनको किस्तों में देने की बात की गई। यही वजह थी कि वो बिल्डर जो रिहायशी प्रोजेक्ट को पूरा ही नहीं कर सकते उन्हें भी ज़मीन दी गई और उन्होंने ज़मीन ली। ज़मीन लेने के बाद उन्होंने भूमि पूजन किया, प्रोजेक्ट के कैटलॉग छपवाए और जनता को बांटे और उनसे जनता से मोटी रकम वसूल करके गायब हो गए। ना प्रोजेक्ट पूरा हुआ और ना जनता को उनके सपनों का आशियाना मिला। तो एक तरफ से जनता को भी मार मिली और वही वजह रही कि जो 90% फाइनेंस किया प्राधिकरण ने वो पैसा भी नहीं वसूला प्राधिकरण ने, तो वो पैसा कहीं ना कहीं फंसा रहा। इसके अलावा जो परियोजनाएं थी वो लेट हुई, सुनियोजित तरीके से यहाँ धोखेबाजी की गई है और सारे इसमें अधिकारी तक शामिल हैं। बलराम, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो किसानों से जमीन ली गई, लैंड यूज बदल दी गई, उसके बाद बिल्डर को सौंप दी गई और बिल्डर ने आम लोगों से, जैसे आप हैं, आप लोगों से पैसे लिए, वहां पर कहा कि वो बड़ी बिल्डिंग खड़ी करेंगे। बिल्डिंग भी अभी तक खड़ी नहीं हुई और आपके सपनों का आशियाना भी नहीं बना। बहरहाल इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर लखनऊ से मिल रहा है। पहला कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिला है। पहला कोरोना का पॉजिटिव मरीज लखनऊ में मिला है। ये संक्रमित महिला कनाडा में डॉक्टर हैं और टोरंटो से लंदन और मुंबई होते हुए लखनऊ पहुंची थी और अब पता चला कि इनको कोरोना हुआ है और महिला के पति की जांच रिपोर्ट हालांकि नेगेटिव मिली है। शैलेश सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शैलेश, कब से ये महिला लखनऊ में थी और इस वक्त कहां पर रखा गया महिला को, चूंकि पॉजिटिव है? राजीव, देखिए, महिला जो है होली के मौके पर लखनऊ आई थी। टोरंटो से मुंबई होते हुए 8 मार्च को ये लखनऊ पहुंची थी और उस समय जब थर्मल स्कैनिंग हुई, जो कि हर एयरपोर्ट पर व्यवस्था की गई है, उसमें कोई भी ऐसा लक्षण नहीं मिला, क्योंकि थर्मल स्कैनर जो है वो सबसे पहले हाई टेम्परेचर को रीड करता है। लेकिन उस समय महिला में हाई टेम्परेचर नहीं मिला, कोई ऐसा लक्षण नहीं मिला और उसके बाद महिला चली आई। लेकिन मंगलवार को, जिस दिन होली थी, उस दिन उनको कुछ ऐसे लक्षण मिले और उसके बाद में केजीएमयू लाया गया और बुधवार को इनके टेस्टिंग हुए और इनके भी हुए, इनके पति के भी टेस्टिंग हुए। जब टेस्टिंग की रिपोर्ट आई केजीएमयू के लैब से तो उसमें महिला में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जिसके बाद महिला को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। भाई, महिला के जो पति है उनकी भी, यानी कि महिला पॉजिटिव लेकिन उनके पति कोरोना नेगेटिव हैं। आपका शैलेश इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो अब ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जिन जिन लोगों के संपर्क में ये महिला आई उन लोगों के भी टेस्ट करवाए जाए। फिलहाल गंगा प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मेरे साथ देखिए उत्तराखंड प्राइम।